अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम साइज्मोमीटर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, जमीन के अंदर होने वाली कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी हरकत, वो बेशक जल्जले की वजह से हो, बेशक आतिशफिशान लावे के फटने की वजह से हो, या कोई धमाका कुन एशिया के फटने की वजह से हो, उस वाइब्रेशन को मालूम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको साइज्मोमीटर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, साइज्मोमीटर फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है और जो पहला साइज्मोमीटर जो फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता था उसको तकरीबन 1906 के अंदर बोरिस गोल्स्टाइन, या इसी को हम कहते हैं गलिट्जिन, यानी कि बोरिस गोल्स्टाइन का ही नाम गलिट्जिन है, इन्होंने पहली दफा इजाद किया था। अजीज तलबा, अब हमने कहा कि साइज्मोमीटर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, तो इसका मतलब है ये कोई करंट पैदा करेगा। अब उस करंट को डिटेक्ट करना, उसको एम्पलीफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको किसी इस हालत के अंदर तब्दील करना कि जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। अजीज तलबा, इन तमाम कामों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर और साइज्मोमीटर को मिलाकर इकट्ठा हम कहते हैं कि ये साइज्मोग्राफ है। यानी कि आप अगर जल्जले की इंटेंसिटी को मालूम कर रहे हैं, उसका ओरिजिन बता रहे हैं, वो कितनी गहराई में था वो बता रहे हैं, इन तमाम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ वो है साइज्मोग्राफ। अब उस साइज्मोग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आप साइज्मोमीटर कहते हैं। दर हकीकत हरकत को साइज्मोमीटर मालूम करता है, उसको करंट में तब्दील करता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, ग्राफ किया जाता है। वो अलग से डिवाइसेस लगी हैं, अलग से इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब को और साइज्मोमीटर को मिलाकर हम साइज्मोग्राफ कहा करते हैं। अजीज तलबा, आइए जरा इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू एनी मूवमेंट ऑफ रॉक, किसी पत्थर की मूवमेंट, वाइब्रेशन काज बाय अर्थक्वेक, या कोई भी वाइब्रेशन जो जल्जले की वजह से आए उसको मालूम करे, उसको साइज्मोमीटर कहते हैं। इन 1906 बोरिस गोल्स्टाइन या गलिट्जिन इन्वेंटेड द साइज्मोमीटर बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अजीज तलबा, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है साइज्मोमीटर, उसको गोल्स्टाइन ने इन्वेंट किया था, वरना जमीन की मूवमेंट को, जमीन की वाइब्रेशन को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही पुराने हैं। अजीजाने मन, अब साइज्मोग्राफ को देखते हैं। कंप्लीट सिस्टम, पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग द सेंसर, सेंसर से मुराद है साइज्मोमीटर, साइज्मोमीटर भी आता है, उसमें एम्पलीफायर भी आता है, उसमें रिकॉर्डर भी आता है, पूरे सिस्टम को मिलाकर हम कहेंगे ये साइज्मोग्राफ है। अजीज तलबा, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं यहां से तो नहीं लिख सकता ना, मैं सिर्फ इसकी जो टिप है यहीं से लिख सकता हूं। अब देखें, ये जो टिप है वो है साइज्मोमीटर, प्लास्टिक पाइप, इसकी कैप, लिड, ये सब कुछ जो मिलाकर इसको मार्कर कहेंगे, यानी कि सब मिलाकर साइज्मोग्राफ, और सिर्फ टिप जो है वो क्या है, साइज्मोमीटर कहलाती है। अजीज तलबा, अब चलते हैं साइज्मोग्राम के ऊपर। साइज्मोग्राम क्या होता है? अब जो साइज्मोग्राफ है ना, यानी कि जल्जला आया, इसके रिजल्ट जो है वो एक ग्राफ की शक्ल में आएंगे जिसके ऊपर कुछ लाइनें आपको नजर आएंगी। वो जो लाइनें लगा हुआ पेज है, जो रिजल्ट आए हैं, उसको हम कहते हैं साइज्मोग्राम। क्लियर होगी यहां तक बातें? अजीज तलबा, अब वो लोग जो जमीन के स्ट्रक्चर को, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट को, यानी कि जल्जले को साइंसी तौर पर मुतालिया करते हैं, उनको हम कहते हैं सेस्मोलॉजी, और उन लोगों को कहते हैं सिज्मोलॉजिस्ट। क्लियर? यानी कि वो ब्रांच
जिसके अंदर इल्म की वो शाख जिसके अंदर हम जमीन की टेक्टोनिक प्लेट की हरकत, जमीन के आने वाले जल्जले की वजह, उसकी गहराई, इसका मुताला करते हैं, वो कहलाती है सिज्मोलॉजी। और उनका मुताला करने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनको सिज्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। अजीज तलबा, अब मैंने कहा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर साइज्मोमीटर काम करता है। जरा इसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने कहा था फैराडे लॉ में कि मैग्नेट है, ये कॉइल है, क्लियर। अब कॉइल कुछ इस तरह से होगी, यूं करके। ये हो गया हमारे पास कोई मैग्नेट। मैग्नेट को, कॉइल को रोका, मैग्नेट को कॉइल के अंदर बाहर अगर आप मूव करें तो करंट पैदा हुआ करता था, ऐसी है। या अगर आप मैग्नेट को रोक दें, कॉइल को इसके ऊपर मूव करें, तो फिर क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। अब ये करंट पैदा होता था मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने की वजह से। ऐसी बातें हैं। अब देखिए अजीज तलबा, मैंने कहा कि अगर तो मैग्नेट रुका हुआ हो, स्टेशनरी हो, कॉइल ऊपर मूव करे, फिर भी करंट पैदा होता है। या कॉइल रुकी हो, मैग्नेट अंदर मूव करे, फिर भी करंट पैदा होता है। इसका मतलब है कि साइज्मोमीटर के दो प्रिंसिपल हो सकते हैं। एक में मैग्नेट रुका हुआ होगा, एक में कॉइल रुकी हुई होगी। आइए जरा इनको समझते हैं। ये जो पहला फ्रेम है, इसके अंदर क्या है कि जो बाहर वाली बॉडी है उसके साथ मैग्नेट लगा हुआ है और मैग्नेट फिक्स है, यानी कि मैग्नेट मूव नहीं कर रहा। अब देखिए यहां पर ये जो ऊपर वाला फ्रेम है, ये वाला मूव करेगा। सो लिहाजा मैंने क्या किया कि इस फ्रेम के ऊपर कॉइल को रख दिया, कॉइल को बांध दिया, तार को लपेट दिया और इस फ्रेम को किसी स्प्रिंग की मदद से चारों तरफ से इस फ्रेम की मेन बॉडी के साथ बांध रखा है। ब्लैक कलर की मेन बॉडी, सेंटर के अंदर मैंने मैग्नेट को रखा और ये जो ब्लू कलर का है ये एक और फ्रेम बनाया और इसके ऊपर मैंने कॉइल को लपेट रखा है। अजीज तलबा, अब देखें ये जो पूरा बॉक्स है ये जमीन के ऊपर भी रखा जा सकता है, जमीन के अंदर भी रखा जा सकता है। एक से लेकर आप कह लें 1000 मीटर तक गड्ढा खोदकर उसके अंदर इसको रखा जा सकता है। अब होता क्या है कि जैसे ही जलजला आता है तो ये जो फ्रेम है, ये पूरी बॉडी बाहर वाली, ये तो उसी के साथ जमीन के मूव कर रही है, लेकिन ये जो अंदर वाला छोटा फ्रेम है ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है ड्यू टू दीज स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होती है तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा। अब जो मैग्नेट है वो अपनी जगह पर ऐसे फिक्स है और मूव कौन कर रहा है? अंदर वाला फ्रेम। इस फ्रेम के साथ जो है वो कॉइल बंधी हुई है, तो कॉइल जो है वो मैग्नेट के ऊपर मूव कर रही है और इसके नतीजे के अंदर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अजीज तलबा, या फिर दूसरा तरीकेकार है कि आपके पास मेन बॉडी तो वैसे ही है, अब सेंटर के अंदर आपने एक स्प्रिंग बांधा, स्प्रिंग के साथ आपने अगेन एक मैग्नेट को बांध रखा है, क्लियर, और मैग्नेट के साथ एक हैवी बॉल या हैवी वेट बांध रखा है। अब देखिए जैसे जलजला आएगा ये मेन बॉडी तो ऐसे ही मूव करेगी, लेकिन ये जो वेट है ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जैसे ही नीचे आएगा तो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, वो इसको वापस ऊपर को खींचेगी। फिर वेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर खींचेगी। तो इस तरह से ये मैग्नेट ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ कोई कॉइल जो है वो यहां पर अगर हम फिक्स कर दें और ये मैग्नेट उस कॉइल के अंदर मूव करता रहे तो यहां पर ईएमएफ को पैदा किया जा सकता है। अजीज तलबा, अब ये मूवमेंट जितनी तेजी से होगी तो मैग्नेट उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कॉइल के अंदर तय करेगा, जितना ज्यादा तय होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ करेगा, जिसको कुछ मैंने इस तरह से लिखा। ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जब जलजला ज्यादा आता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इंक्रीज। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लिहाज से
यहां पर कॉइल रुकी हुई है, मैग्नेट मूव कर रहा है, जितनी तेजी से मूव करेगा उतना ही ज्यादा जो है वो आप कह ले करंट पैदा होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कितना ईएमएफ पैदा होगा? जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मूव कर ले या मैग्नेट कॉइल के अंदर जो है वो मूव कर ले। When the coil move faster, जब कॉइल तेजी के साथ मूव करती है, अब इसमें कॉइल मूव कर रही है ना, तो इसकी बात कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। जितना ये डिस्प्लेसमेंट तेजी के साथ चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा और उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अजीज तलबा, करंट जो होगा वो एम्पलीफाई किया जाएगा, क्योंकि करंट इतना तो नहीं है कि आप यहां से जो है वो बल्ब जला लें या पंखा जला लें या एसी को ऑन करके बैठ जाए, इतना तो करंट नहीं है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा करंट है। इस करंट को एम्पलीफाई किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, वो भी मशीनरी की मदद से। उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका रिजल्ट जो होगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ यूं करके होता है। इनिशियल वाली जो है वो यूं करके पीक्स होती हैं, वेव्स होती हैं, ये जरा हाइट के अंदर जो है वो छोटी होती हैं, और बाद वाली जो वेव्स होती हैं वो कुछ यूं करके बड़ी होती हैं। इनको आप कहते हैं ये प्राइमरी सिस्मिक वेव है या पी वेव कहते हैं। इनको कहते हैं एस वेव्स, इनको कहते हैं सेकेंडरी सिस्मिक वेव कहा जाता है। सेकेंडरी सिस्मिक वेव जो होती हैं ये ज्यादा तबाही मचाती हैं, प्राइमरी सिस्मिक वेव इतनी ज्यादा तबाही नहीं जो है वो मचाया करती। प्राइमरी वेव्स कौन सी हैं? सिस्मिक वेव ये वो वेव हैं जो इस अपरेटस पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, उसको आप कहते हैं प्राइमरी सिस्मिक वेव। और जो दूसरी दफा या बाद में आती हैं उनको सेकेंडरी सिस्मिक वेव कहा जाता है। अजीज तलबा, अब जितनी ये लेंथ ज्यादा होगी इस तरह से, इसका मतलब है उतना टाइम ज्यादा जलजला रहा। यानी कि अगर इसकी जो है वो इतनी सी ड्यूरेशन है, 3 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी वेव सिर्फ 3 सेकंड ही चली, लेकिन इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इनकी शिद्दत ज्यादा होती है, इनकी तबाही ज्यादा होती है। क्लियर होगी यहां तक बातें? ये लॉन्गिट्यूडनल होती है प्राइमरी वेव, जो सेकेंडरी वेव होती है ये ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती हैं वो ये वाली प्राइमरी वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों में से गुजर जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से गुजरा करती हैं, लिक्विड और गैस में से नहीं गुजरा करती। तो इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।